भारत का संविधान आखिर है तो क्या है और इसे किसने लिखा? तो भारत का संविधान आप समझिए, ये देश के हर नागरिक को समर्पित है। हर देश के, विश्व के हर लोगों के लिए यह समर्पित है। और इनके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। यह एक पुस्तक है, एक उन्होंने पहले पुस्तक लिखा, उसके बाद यह हमारे भारत का एक नियमावली बना, जीवन बना, लोकतंत्र की गाथा बनी। इसी से ही अब सवाल यह उठता है कि भारत का संविधान आखिर लिखने की जरूरत क्यों पड़ा? उठ रहा है जी सर। जरूरत क्यों पड़ा और क्यों लिखा गया यह भारत का संविधान? तो मैं इसको बताने के पहले मैं थोड़ा आपको ले चलूंगा थोड़ा इतिहास की ओर। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे और वो शासन उस समय इतना अत्याचार हुआ हमारे भारत के लोगों के ऊपर, हर नागरिकों के ऊपर, तो सभी ने अपना अपना क्या है योगदान सब देते गए। सभी लोग उस समय इतने त्रस्त हो चुके थे कि हमारे देश को अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, विभिन्न प्रकार के विदेशियों ने हमें लूटा, मारा और अत्याचार किया। महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे, पुरुषों के साथ अत्याचार होने लगे। ये अत्याचार इतने संहारक थे, इतने घातक थे कि बच्चे लोगों को भी वो नहीं छोड़ते थे। मतलब ये कहना चाहिए रहम नाम का चीज ही नहीं था। कब? आजादी के पहले, हमारा देश आजाद होने के पहले। हमारा देश आजाद कब हुआ ये आप सभी जानते होंगे। जानते हैं कब हुआ? जानते हो ना? आप आजादी का दिन मनाते हो, स्वतंत्रता दिवस मनाते हो आप 15 अगस्त 1947। उसके बाद समझिए 1947 ये जो संविधान का जो निर्माण है, संविधान का जो गठन हुआ वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसको लिखा हमारे महान दार्शनिक, महान विचारक जिसे हम कहें, उनका नाम आप भली भांति जानते हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको ले चलूंगा इसके उद्देशिका से। अब सवाल उठता है उद्देशिका है तो है क्या? उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका माने होता है उद्देश्य। किसी काम को करने से पहले उसका क्या उद्देश्य होगा, उसके बारे में लोग पहले सोचते हैं, फिर किसी काम को करते हैं। समझ रहे हो ना? आप अपना कुछ काम करते हो, आप कुछ भी काम करते हो तो पहले आप सोचते हो कि इस काम को करने से आपको क्या लाभ होगा, तभी आप उस काम को आप करते हो। जब आपको पता चलता है कि हम उस काम को करें फिर हमें लाभ हो तो वो काम को किया जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान नामक इस चीज को लिखा। और उद्देशिका में क्या है? उद्देशिका में आप समझेंगे कि इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये अलग अलग नाम है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब है कि पूरे विश्व में या पूरे देश में प्रभुत्व संपन्न समाज, आप सब समाज में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, आप घर में रहते हैं जी सर। एक दूसरे, पूरा हमारा भारत देश एक परिवार की तरह है, एक घर की तरह है। इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष माना होता है, पंथ माने होता है रास्ता, पंथ माने होता है रास्ता, राह सबके लिए खुले होंगे। इसका श्रेय सार क्या है? जो राह है सभी के लिए खुले होंगे। माना इसके अंतर्गत ये समझ में आता है कि आप पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में, भारत में अपितु पूरे विश्व में आप भ्रमण करने की आपको आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब वो कि किसी के लिए, किसी लोगों के लिए, कोई दुनिया में कोई भी लोग हो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा, बंद नहीं हो सकता, चाहे वो विकास की गति हो चाहे विकास की अवनति हो।
ठीक है, राह सबके लिए खुले होंगे, राह सबके लिए खुले होंगे। लोकतंत्रात्मक, लोक माने होता है जनता, लोक माने होता है जनता, तंत्र माने तंत्रात्मक माने जनता का शासन। एक इन सब का सार मैं आपको दूं, पूरे भारत का संविधान का सार मैं आपको बताऊं तो तीन ही चीज है, जनता के लिए जनता का शासन। क्या? जनता के लिए जनता का शासन। ये जनता के लिए जनता का शासन, ये क्या है समझिए। आप भारत के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, ये सभी मिलजुल कर हमारे भारत को निर्वहन करते हैं, चला रहे हैं। यही कहलाता है लोकतंत्रात्मक। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब गणराज्य एक समझ में आया। गण माने होता है लोग, गण माने होता है लोग, और इसमें पीछे क्या जुड़ा है? राज्य। क्या जुड़ा है? राज्य। आप जानते हैं हमारे भारत में विभिन्न राज्य हैं, जिसमें से आप भी एक राज्य के हिस्सा है ना। आप छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्सा हैं। कहाँ के हिस्सा हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्सा है। और आप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, क्या हुआ, यहाँ के मंत्री क्या है, कौन है, सब जानते हो ना? सब जानते हो ना? तो आगे चल के आपको बृहद रूप से और बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या है। उस मंत्रिमंडल के स्वरूप में आगे अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पहले समझिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक माना समाज से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ हर इंसान, हर जाति, हर वर्ग एक निश्चित समाज से जुड़ा होता है, और वो समाज एक परिवार होता है। समाज क्या होता है? एक परिवार होता है। जैसे परिवार के मुखिया, दादाजी, दादा, पापा जी है ना, मम्मी, सब एक साथ, भाई, चाचा, मामा, जितने भी रिश्ते हैं वो सब एक साथ हम मिलजुल कर रहते हैं। जैसे परिवार में हम मिलजुल कर रहते हैं, वैसे समाज में मिलजुल कर रहा जाता है, और समाज में भी पूरे राज्य में और पूरे देश में। वही कहलाता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और आर्थिक माना अर्थ माना पैसा, अर्थ माने अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जैसे कोई इंसान है, आप समझिए, कोई इंसान है तो उसको जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये तीन जो है उसको कहा जाता है बुनियादी आवश्यकता। उसको कहा जाता है बुनियादी आवश्यकता, मतलब मेन जरूरत। तीन चीज की जरूरत है ना लोगों को। जो बाकी बात का जरूरत तो बाद का जरूरत है, लेकिन तीन जरूरत पहले है। तो अब वो तीन जरूरत पूरा करने के लिए लोगों को धन तो चाहिए, अर्थ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो उसी को, अब अर्थ को पैसा चाहिए के लिए, तो वही है आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक माना आप समझ गए, आर्थिक माने अर्थ, धन, रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों को जीने के लिए बुनियादी आवश्यकता। बुनियादी आवश्यकता किसको कहेंगे? माने महत्वपूर्ण जरूरत। जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए मकान। ये तीनों चीजें इसी को कहते हैं बुनियादी आवश्यकता, असली जरूरत, प्रारंभिक जरूरत कहते हैं। अब देखो, अब उसके लिए अर्थ चाहिए। क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। तो अर्थ कैसे? तो अर्थ, आर्थिक के लिए यहाँ पर विभिन्न सारे काम दिया गया। आप लोग देखते होंगे, आपके यहाँ रोजगार गारंटी अधिनियम चलता है जी। रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आप जानते होंगे। तो वो जो नियम चल रहा है, वो नियम किस पर आधारित है? तो वो आर्थिक विकास पर आधारित है। किस पर आधारित है? आर्थिक विकास। आपके गांव में रोजगार गारंटी अधिनियम चल रहा है, और आप विभिन्न प्रकार, आर्थिक माना क्या? पैसे कमाना, सरकारी रूप से या मेहनती रूप से।
है ना, 2-3 रूप से हम कृषि करके भी कुछ भी चीज करके हम पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमा पाना, पैसा किस लिए कमाते हैं? तो जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए। तो जीने के लिए, सही राह के लिए और तरीका, अच्छे तरीके से पैसा कमाना वो आर्थिक कहलाता है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक माना आपको ये समझिए कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जो नेता लोग हैं, है ना, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और भारत की हम बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरे कैबिनेट मंत्री। मैं आपको आगे बताऊंगा कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, मंत्री क्या है, मंत्री परिषद क्या है, ठीक है, नेता क्या है, नेता गण क्या है। मैं आपको इस चीज को बाद में बताऊंगा। आज पहले समझिए, राजनीतिक माने राजनेता। जो राजनीतिक माने राज्य के जितने भी नीति नियम, क्या नीति नियम, राज्य में जितने भी नीति नियम चल रहे हैं, राज्य में चल रहे हैं, पूरे भारत देश में नीति नियम चल रहे हैं, वो नियम क्या है? वही भारत का संविधान। वही क्या है? भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान के नियम में के अंदर इसमें सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। और उसमें क्या है? न्याय माने आप जानते हो ना, न्याय क्या है? कोई चोरी किया, बदमाशी किया, गलत काम किया, बुरा काम किया, उसको सजा देना, और जो सही हो, सच हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना, वो न्याय कहलाता है। फिर विचार माने सोच, विचार माने सोच। जैसा व्यक्ति सोचता है उसके अनुरूप व्यक्ति बन जाता है, यह है विचार। अभिव्यक्ति माना आप देख रहे हो अभिनव। अभिव्यक्ति माने अपना सोच व्यक्त करना। मतलब जो हमें क्षमता है, हम भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, साथ निभाना चाहते हैं, आप सब साथ देना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, तो अभिव्यक्ति स्वयं से अभिव्यक्त करना पड़ेगा उस चीज को। जैसे आप देखते हैं अलग अलग चीजें। फिर विश्वास, क्या है? विश्वास माने एक दूसरे के साथ अटूट विश्वास हो तो अटूट होना चाहिए। फिर धर्म माने क्या? भारत के संविधान में धर्म माने मानव को एक माना गया है। क्या माना गया है? मानव को एक। पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग, कोई दूसरा नहीं, एक। तो धर्म हो। और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए हम सब में राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इसका उद्देशिका है, संविधान का उद्देशिका। अब समझिए, आपके बीच एक चीज आया, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? स्वतंत्रता माना आजादी। स्वतंत्रता माना आजादी वो जो सही हो। आजादी का ये मतलब नहीं है कि आपको गलत काम करने के लिए आजादी दिया जाए। आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी को लूटने के लिए आजादी हो, है ना, किसी को चोरी करने के लिए आजादी, किसी को मारने पीटने के लिए आजादी, वो आजादी नहीं। आजादी माना सही कार्य के लिए आजादी, ये दिया गया है। अब प्रतिष्ठा माने होता है मान सम्मान, इज्जत। मान सम्मान, इज्जत। आप जैसे बड़ों की इज्जत करते हो, परिवार की इज्जत करते हो, पूरे देश का इज्जत करना चाहिए, तो वो इज्जत ही प्रतिष्ठा प्रदान कराता है। और अवसर की क्षमता माने समझिए, जैसे आप गायक हो तो आपको गाने का अवसर बिल्कुल मिलेगा, आप नाचने वाले हो तो आपको नृत्य करने का अवसर जरूर मिलेगा, आप खेलने वाले हो, खिलाड़ी हो तो उनको खेलने का अवसर जरूर दिया जाएगा। माना आप समझिए, लोगों में जो उनकी क्वालिटी है, क्या है? क्वालिटी, गुण है, तो उस गुण को, क्वालिटी को निखारने का उसको समान रूप से अवसर की समानता प्राप्त दिया जाएगा। ये संविधान की क्या है? उद्देशिका है। क्या है? उद्देशिका। और अब देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता माने क्या और अखंडता माने क्या? एकता माने आपको बताऊं, आप देख रहे हो ये 5 उंगली, जी सर। अब ये है, अब इसको हम ऐसे कर दिए तो एकता हो गया। क्या हो गया? एकता हो गया। और यह एकता ही अखंडता है। अखंडता माने खंडित ना होना। अखंडता माने खंडित ना हो। जैसे ये है तो ऐसे खंडित ना हो, ऐसे खंडित होगा तो फिर से वे एकता फिर नहीं होगा। जी। समझ में आ रहा है? जी सर। ये 5 है तो एकता फिर नहीं। अखंडता समझ में आ गया? बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता माने होता है भाईचारा। बंधुता माने होता है भाईचारा। एक दूसरे के साथ सहयोग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, सबको सम्मान देना और सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, यह है बंधुता। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। उस दिन से यह संविधान भारत का संविधान बनकर प्रचलित है। और इस संविधान के अंतर आपको जानने के लिए मिलेगा आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार क्या, कर्तव्य क्या। लोगों को इस संविधान के अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं दिया गया है, क्या क्या चीज लोगों के लिए प्रदान किया गया है, मैं आप सबको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या जाने। ठीक है, ये था भारत के संविधान की उद्देशिका। फिर आगे चलेंगे इसका निर्माण कैसे किया। भारत के संविधान का निर्माण हुआ, पहले क्या हुआ? पहले संविधान सभा हुआ। क्या हुआ? सभा। सभा माने जानते हो, सब लोग एकत्रित होते हैं, मीटिंग होता है, बैठक जानते हो, बैठक। पहले ग्राम सभा होता है, आप लोग देखे होंगे गांव में ग्राम सभा होता है, तो वैसे ही पहले एक सभा हुआ और पहली बैठक रखा गया 9 दिसंबर 1946 और उस सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, संविधान का प्रारूप उसके बाद तैयार हुआ। क्या हुआ? संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। अब उस प्रारूप को तैयार होने में, बनकर तैयार होने में लगभग 3 वर्ष लगे। एग्जैक्ट बताऊं तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा लगभग उसको लिखने में। किसको लिखने में? भारत के संविधान को लिखने में, बनाने में, निर्माण करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। और उस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया। इसको अपनाया गया एवं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हो गया। इसलिए आप लोग सभी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं। तो यही है, आज भारत का संविधान के अंदर आप लोगों ने देखा निर्माण। फिर मैं आपको बताऊंगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, उस चीज को मैं आपको फिर डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा। ये आप लोगों ने जाना कि संविधान, भारत का संविधान क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण संबंधी दो तीन चीजें और जान लीजिए। वो ये है कि भारत संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय निर्माण जब होता गया तो उस समय विभिन्न जो हमारे महान विचारक थे उन्होंने अपना संपूर्ण मत दिया और लोगों ने एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए बाध्य होते गए। ये हमारे भारत का संविधान हमारी आत्मा को समर्पित करती है, हम आत्मा से उनको समर्पित करते हैं। माना मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी से रहना, सहयोग से रहना, सबका साथ देना और सबका सहयोग करना, यही होगा एक महान व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो इसी को उजागर करने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संपूर्ण लोगों के विकास के लिए यह भारत का संविधान का निर्माण किया। चलिए फिर आगे जानेंगे कि अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है।